जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में साइंस और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन को शामिल किए। दोस्तों ध्यान दें कि इस वीडियो में वही प्रश्न को शामिल किए जो एग्जाम में हमेशा पूछ जाते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी जानकारी कर रहे हैं तो ये वीडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा टीमर होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों तो आइए हम शुरू करते हैं, जिसमें कि आप सभी के सामने ये पहला प्रश्न। ध्यान दें, प्रश्न कह रहा है कि समझौता एक्सप्रेस किसके किसके बीच चलती है। ध्यान दें दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि समझौता एक्सप्रेस जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। ध्यान दें कि समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है, लेकिन दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है। ध्यान दें ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमृतसर से राहुल। ध्यान दें अमृतसर जो कि दोस्तों ये भारत में पड़ता है और लाहौर जो कि ये पाकिस्तान में पड़ता है। ध्यान दें यानी कि अमृतसर से राहुल जो कि दोस्तों ये समझौता एक्सप्रेस चलती है, यानी कि भारत टू पाकिस्तान ये दोस्तों चलने वाली गाड़ी है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। दोस्तों ध्यान दें आप सभी के सामने ये अगला प्रश्न है। ध्यान दें प्रश्न कर रहा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। दोस्तों ध्यान दें आप सभी को बताना है कि बनारस से हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित मदन मोहन मालवीय। ध्यान दें कि पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना ध्यान रहे कि 1916 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों ध्यान दें इसका जो ईस्वी है ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा, प्रश्न एग्जाम में ये पूछा गया है कई बार। दोस्तों ध्यान दें अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि दांडी मार्च कहाँ से आरंभ हुआ था। दोस्तों ध्यान दें आप सभी को बताना है कि दांडी मार्च कहाँ से आरंभ हुआ था। दोस्तों तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि साबरमती आश्रम। ध्यान दें कि साबरमती आश्रम से ध्यान है दोस्तों कि 12 मार्च 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में ध्यान दें साबरमती से दांडी यात्रा, जिसे कि दोस्तों नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, यह सभी लोग याद रखिएगा। दोस्तों यानी कि ईस्वी क्या है 12 मार्च 1930 ईस्वी को दोस्तों साबरमती आश्रम की आरंभ किया गया था, यह आप सभी लोग याद रखिएगा। दोस्तों आप सभी के सामने अगला प्रश्न क्या है। ध्यान दें रेड क्लिफ रेखा किनके बीच सीमा का निर्धारण करती। दोस्तों आप सभी को बताना है कि रेड क्लिफ रेखा जो है यह किनके बीच सीमा का निर्धारण करती। दोस्तों ध्यान दें यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछ जाते हैं, और ये भी प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया। दोस्तों तो ध्यान दें रेड क्लिफ रेखा यानी दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और पाकिस्तान। ध्यान दें कि जब कभी भी रेड क्लिफ रेखा की बात की जाएगा तो ध्यान रहे कि भारत और पाकिस्तान के बीच होगा। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों ध्यान दें कि यहाँ से एक प्रश्न और बराबर पूछ जाते हैं, वो है दोस्तों मैकमोहन रेखा। ध्यान दें आपसे पूछा जाएगा कि मैकमोहन रेखा किनके बीच सीमा का निर्धारण करती है। दोस्तों तो उसका आंसर होगा ध्यान दें कि ऑप्शन नंबर ए, भारत और चीन। ध्यान दें कि मैकमोहन रेखा की बात करेगा तो भारत और चीन होगा, और रेड क्लिफ रेखा की बात करेगा तो भारत और पाकिस्तान होगा। ये दोनों आप सभी लोग याद रखिएगा। दोस्तों आप सभी के सामने अगला प्रश्न क्या है। ध्यान दें वंदे मातरम किसने लिखा था। दोस्तों ध्यान दें आप सभी को बताना है कि वंदे मातरम किसने लिखा था। दोस्तों तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों ध्यान दें यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। दोस्तों तो उसका आंसर होगा ध्यान दें कि रविन्द्रनाथ टैगोर। ध्यान दें कि राष्ट्रीय गान के रचयिता जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर है, और वंदे मातरम के रचयिता जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी है। ये दोनों प्रश्न आप याद रखिएगा, ये दोनों प्रश्न एग्जाम में एक बने कई बार पूछा गया। दोस्तों आप सभी के सामने अगला प्रश्न ध्यान दें हरास गैस जिसे कि दोस्तों हम लाफिंग गैस भी करते हैं, किसे करते हैं। ध्यान दें दोस्तों तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड। ध्यान दें कि नाइट्रस ऑक्साइड को दोस्तों हम हरास गैस यानी कि लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। दोस्तों और ध्यान दें कि नाइट्रस ऑक्साइड का एक फार्मूला क्या होता है, N2O। ध्यान रखिएगा कि N2O को ही हम नाइट्रस ऑक्साइड करते हैं, और इसे दोस्तों लाफिंग गैस भी कहा जाता है, यानी कि हरास गैस भी कहा जाता है। यह आप सभी लोग याद रखिएगा। आप सभी के सामने अगला प्रश्न क्या है। ध्यान दें भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ध्यान दें दोस्तों कि अगर किसी को प्रधानमंत्री बनना है तो उसका जो सबसे न्यूनतम आयु दोस्तों वो कम से कम तो 25 वर्ष होना चाहिए। ध्यान दें कि उस व्यक्ति का कम से कम आयु अगर प्रधानमंत्री बनना है तो 25 वर्ष का होना आवश्यक है, तो ही वह प्रधानमंत्री बन सकता है। ये सभी लोग आप याद रखिएगा। दोस्तों आप सभी के सामने सेकेंड नंबर प्रश्न क्या है। ध्यान दें आप सभी के सामने अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस के लेखक कौन है। ध्यान दें दोस्तों यही प्रश्न जब एक बार नहीं कई बार पूछा गया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। ध्यान रहे कि तुलसीदास के द्वारा ही रामचरितमानस के लेखक यानी कि लिखा गया था, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है। ध्यान दें आप सभी के सामने अगला प्रश्न है प्रसिद्ध तीर्थ अमरनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। ध्यान है दोस्तों यही प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है कि यहाँ पे अमरनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। ध्यान दें कि अमरनाथ मंदिर दोस्तों ध्यान रहे कि वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। दोस्तों ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है। दोस्तों आप सभी के सामने अगला प्रश्न क्या है। ध्यान दें ध्वनि की मापन इकाई क्या है। दोस्तों तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल। दोस्तों ध्यान दें यहाँ से दोस्तों रिवर्स भी पूछा जाता है। ध्यान दें यानी कि रिवर्स कहने का मतलब
क्या, अगर आपसे पूछा जाएगा कि डेसिबल जो है यह किसकी इकाई, दोस्तों ध्यान दें, अगर आपसे पूछा जाएगा कि डेसिबल किसकी इकाई दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि ध्वनि की है और ध्वनि की इकाई जो है वो डेसिबल। ध्यान दें कि यहाँ से रिवर्स करके भी प्रश्न को पूछा जाता है और कई बार दोस्तों प्रश्न पूछा भी गया है रिवर्स करके, यह भी याद रखिएगा। दोस्तों आप सभी के सामने अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें कि हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों ध्यान दें कि आप सभी को बताना है कि हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट ब्रदर्स। ध्यान दें कि राइट ब्रदर्स के द्वारा ही हवाई जहाज का आविष्कार किया था। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जेम्स वाट, ध्यान दें कि जेम्स वाट क्या चीज़ के आविष्कार किए हैं, तो ध्यान रखिएगा कि स्टीम इंजन के आविष्कार जो कि दोस्तों जेम्स वाट है। और डनरप दोस्तों ध्यान रहे कि ये जो साइकिल के टायर होते हैं दोस्तों उसी के आविष्कार किए थे। और न्यूटन आपसे क्यों पता होगा, ये गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे। ये आप सभी लोग चारों याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछ जाते हैं। आप सभी के सामने अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें श्रीनगर किस नदी पर स्थित है। दोस्तों आप सभी को बताना है कि श्रीनगर जो है वह किस नदी पर स्थित है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि झेलम। ध्यान रहे कि झेलम नदी पर दोस्तों ये श्रीनगर स्थित है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। आप सभी के सामने अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ध्यान है दोस्तों यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं, दोनों प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछ जाते हैं। पहला प्रश्न है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश में स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो कि अमेरिका। ध्यान रहे कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है दोस्तों ये अमेरिका देश में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ध्यान रहे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है दोस्तों वो भारत में स्थित है। ये दोनों प्रश्न अभी रखिएगा दोस्तों, दोनों प्रश्न एग्जाम में बराबर पूछ जाते हैं। आप सभी के सामने अगला प्रश्न की ध्यान दें, अगला प्रश्न है ध्यान दें कि धवंती जो कि ध्यान दें कि धवंतरी जो चंद्ररूप मौर्य विक्रमादित्य के दरबार में थे, एक ध्यान दें कि सुप्रसिद्ध थे। ये क्या थे दोस्तों, तो ध्यान दें ये चिकित्सक थे। ये आप सभी लोग याद रखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया। आप सभी के सामने अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है। ध्यान दें दोस्तों कि भारत के अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन करना है तो न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए दोस्तों, तो ध्यान दें इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो कि 35 वर्ष। कम से कम दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उस व्यक्ति का आयु 35 वर्ष होना चाहिए, तो ही दोस्तों वो राष्ट्रपति बन सकता है। और प्रधानमंत्री के लिए क्या बताएं, कम से कम उस व्यक्ति की आयु 25 वर्ष होना चाहिए। यानी कि अगर प्रधानमंत्री बनना है तो 25 वर्ष में आप बन सकते हैं, अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष तक आप बन सकते हैं। दोस्तों ये दोनों आप याद रखिएगा। आप सभी के सामने अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें कि फाइडोमीटर, ध्यान दें कि फाइडोमीटर का उपयोग किस, ध्यान दें दोस्तों आप सभी के सामने अगला प्रश्न है कि फाइडोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों ध्यान दें तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि समुद्र की गहराई। ध्यान दें कि समुद्र की गहराई को दोस्तों मापने के लिए फाइडोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। दोस्तों आप सभी के सामने अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें आप सभी के सामने अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। दोस्तों ध्यान दें आप सभी को बताना है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ध्यान दें कि ऑप्शन नंबर सी जो कि दोस्तों विष्णु शर्मा। ध्यान दें कि विष्णु शर्मा के द्वारा ही पंचतंत्र पुस्तक को लिखा गया था। आप सभी के सामने अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें अगला प्रश्न दोस्तों कि दिल्ली की जामा मस्जिद, ध्यान दें कि दिल्ली की जामा मस्जिद को किसने बनवाया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो कि शाहजहां। ध्यान दें कि शाहजहां के द्वारा ही दोस्तों दिल्ली के जामा मस्जिद को बनवाया गया था। और ध्यान दें कि दोस्तों शाहजहां के द्वारा ही ताजमहल को भी बनवाया गया था, और ताजमहल जो कि आगरा में स्थित है। ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा। दोस्तों आप सभी के सामने अगला प्रश्न है, ध्यान दें कि प्रसिद्ध इमारत चार मीनार कहाँ स्थित है। ध्यान दें आप सभी को बताना है कि प्रसिद्ध इमारत जो है दोस्तों वो चार मीनार कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि हैदराबाद। ध्यान दें कि हैदराबाद में दोस्तों ध्यान दें कि चार मीनार स्थित है। यह भी आप सभी लोग याद रखिएगा। आप सभी के सामने अगला प्रश्न, ध्यान दें कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी। दोस्तों ध्यान दें आप सभी को पता होगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी जो कि नील नदी, ध्यान दें जिसकी लंबाई दोस्तों ध्यान दें कि 6650 किलोमीटर है दोस्तों। लेकिन क्या यहाँ पे ऑप्शन में नील नदी दिया गया है, नहीं दिया गया दोस्तों। ध्यान दें तो नील नदी के बाद ध्यान दें कि दूसरे नंबर पर आता है वो है अमेजन। यानी दोस्तों हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं चलना। ध्यान दें कि नील नदी नहीं है तो उसके बाद जो दूसरे नंबर पर है उसे हमें टिक करना, यानी कि अमेजन होगा जिसकी लंबाई ध्यान दें कि 6400 है। ध्यान दें इसकी लंबाई 6400 है, और जो नील नदी दोस्तों उसकी जो लंबाई है 6650 किलोमीटर है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों। यानी कि हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा।
दोस्तों आप सभी के सामने अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें कि भागीरथी और अलकनंदा नदी मुख्यतः किस राज्य में स्थित है। ध्यान दें कि भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है दोस्तों वह किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान दें ये भारत में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि उत्तराखंड। ध्यान दें कि उत्तराखंड में ही दोस्तों ध्यान दें कि भागीरथी और अलकनंदा नदी स्थित है। दोस्तों आप सभी के सामने अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें निम्न में से नीला ग्रह किसे काटते हैं। दोस्तों ध्यान दें कि निम्न में से नीला ग्रह किसे काटते हैं। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है, पहला है शनि, दूसरा है पृथ्वी, तीसरा है बृहस्पति और चौथा है मंगल। दोस्तों तो आप सभी को बताना है कि नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों तो ध्यान रहे कि पृथ्वी, ध्यान रहे कि पृथ्वी पर पानी की उपस्थिति के कारण दोस्तों ये नीला ग्रह दिखाई पड़ता है, यानी कि नीला दिखाई पड़ता है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। आप सभी के सामने अगला प्रश्न क्या, ध्यान दें कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान दें दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा कि फिल्म के क्षेत्र में, ध्यान रहे कि फिल्म के क्षेत्र में दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा और ये भी प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। दोस्तों आप सभी के सामने अगला प्रश्न क्या, ध्यान दें निम्न पुस्तकों में किस पुस्तक को महात्मा गांधी ने लिखा था। यह आप सभी को बताना। दोस्तों ध्यान दें पहला है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ध्यान दें दोस्तों कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान दें कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा ऑप्शन क्या दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है ध्यान दें कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ध्यान दें दोस्तों कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक की महात्मा गांधी है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। और तीसरा ऑप्शन है ध्यान दें कि इंडिया बीन्स फिल्म से, इसे दोस्तों ध्यान दें कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया था। ये तीनों आप याद रखिएगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू है और माई एक्सपेरिमेंट विथ के लेखक जो कि दोस्तों ध्यान है कि महात्मा गांधी है। और यहाँ पर दोस्तों इंडिया विश्व फ्रीडम के लेखक जो है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। आप सभी के सामने अगला प्रश्न क्या है और ध्यान है दोस्तों कि आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न है। ध्यान दे अगला प्रश्न क्या है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। दोस्तों आप सभी को बताना है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से। दोस्तों ध्यान रहे कि यही प्रश्न जहाँ एक बार नहीं कई बार पूछा गया है दोस्तों। और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि क्रिकेट। ध्यान रहे कि क्रिकेट खेल से दोस्तों रणजी ट्रॉफी का संबंध है। दोस्तों तो ये रहे आपके 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा परीक्षा में पूछ जाते हैं। दोस्तों तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि जो हमारी आने वाली क्लास हो उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।